देश भर में ठंड का दौर जारी है। देश से लेकर विदेश तक जनवरी के महीने में खूब बर्फबारी दर्ज की जा रही है। बर्फबारी कहीं खुशियों की सौगात लेकर आई है तो कहीं परेशानी की वजह बन रही है। किसी के लिए बर्फबारी मौज मस्ती का जरिया बनी है तो किसी के लिए आफत की वजह बनी है। कश्मीर में सर्दी के सीजन में दूसरी बार सबसे भारी बर्फबारी हो रही है। 21 दिसंबर को चिल्लई कलां की शुरुआत हुई, जब 40 दिनों तक भीषण ठंड पड़ती है। तब से अब तक दूसरी बार भीषण बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश के तमाम पर्वतीय इलाकों में काफी ज्यादा हिमपात हो रहा है तो लाहौल स्पीति में एक बार फिर से ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं 7 समंदर पार की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। अमेरिका का यही हाल है। इन दिनों सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी यहीं पर हुई है। अमेरिका के कई राज्य बर्फीले तूफान की जद में आ गए हैं। इन इलाकों में रहने वाले करीब 6 करोड़ लोगों के लिए अमेरिका मौसम सेवा ने अलर्ट जारी कर दिया है। अनुमान यह लगाया गया है कि अमेरिका के कुछ इलाकों में तापमान -18 डिग्री तक गिर सकता है। उधर देश के मैदानी इलाके भारी शीतलहर की चपेट में है। उत्तर भारत के तमाम शहर ठंड से ठिठुर रहे हैं। दिल्ली, अयोध्या, प्रयागराज, तमाम शहरों में ऐसी ही तस्वीरें आपको नजर आएंगी। सुबह की शुरुआत ठंड से होती है, शाम भी कुछ ऐसी ही नजर आती है। आने वाले दिनों में ठंड और शीतलहर और बढ़ सकती है, लिहाजा ये वक्त आप सबको सावधानी बरतने का है। तो अब सबसे पहले आपको कश्मीर का हाल दिखाते हैं, जहां सोमवार को भारी बर्फबारी हुई। सड़क से लेकर मकान, दुकान, सब पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। बीआरओ ने रात से ही सड़क पर बिछी बर्फ को हटाना शुरू कर दिया है, जिससे कि आवाजाही पर ज्यादा असर न पड़े। धरती की जन्नत ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो सफेदी में न समाई हो। पेड़ पौधे, दुकान, मकान, सब पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने कश्मीर का सफेदी से श्रृंगार किया है। एक दिन पहले 6 जनवरी को कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और गुरेज में तो करीब 15 इंच बर्फ गिरी है, जबकि दूसरे इलाकों में 2 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। गुरेज की इन तस्वीरों को देखिए जरा, कैसे बर्फ ने गाड़ियों को ढक दिया है। कुपवाड़ा में भी बर्फबारी के साथ हल्की बारिश हुई। शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम में भी खूब बर्फबारी हुई है। वहीं पुंछ में स्नो कटर मशीन्स को सड़कों से बर्फ हटाने के काम पर तैनात किया गया। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है ताकि आवाजाही सुचारू तौर पर चल पाए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जोजिला पास से आई हैं, जहां स्नो कटर मशीन से सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी मोटी परत को हटाया जा रहा है। सोनमर्ग में भी सोमवार को 1.5 फीट के करीब बर्फ गिरी। इतनी भारी बर्फबारी से पूरा इलाका ही सफेदी के सागर में समा गया। आसमान से हो रही बर्फीली बरसात से जमीन पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई, जिसके बाद स्नो कटर मशीन से बर्फ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इक्कीस दिसंबर से शुरू हुए 40 दिनों के चिल्लई कलां के दौरान ये दूसरी भीषण बर्फबारी है। कश्मीर समेत जम्मू जोन के पर्वतीय क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी और बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। हिमपात के बाद ठंड और बढ़ गई। हालांकि सैलानियों को बर्फबारी ने बड़ी सौगात दी। जिस हिमपात को देखने पर्यटक देश भर से कश्मीर पहुंचे, उसने उन्हें मन भर बर्फ से भिगो दिया। गुलमर्ग में भी बर्फबारी से मौसम पूरा बदल गया है। बर्फबारी होने के कारण मौसम विभाग ने यहां अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन, भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की चेतावनी जारी की है। गुलमर्ग में पारा माइनस में चल रहा है, लिहाजा पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में है, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी है।
बांदीपुरा में भी भारी बर्फबारी के बीच सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की टीम सड़क से लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही है। बांदीपुरा गुरेज सड़क पर तो रात में ही बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया ताकि सुबह के समय लोगों को आने जाने में परेशानी झेलनी न पड़े। कश्मीर में बर्फबारी के बाद बहाली का काम जोरों पर है और इसी पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हालात पर नजर रखे हुए हैं, जिससे बर्फबारी की वजह से लोगों को हो रही परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधा लिए चलते हैं श्रीनगर की वादियों में। हमारे सहयोगी मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर फरीद, चलिए आपके पास आते हुए जो हाल पीछे नजर आ रहा है, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, अगर आप बयां कर सके तो अच्छा रहेगा। आई एम श्योर कि यहां आने वाले पर्यटक जिनको इंतजार था कि बर्फबारी कब होगी, ये देखकर तो लग रहा है कि उनका इंतजार खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, नज़ारे बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। जैसे आपने सही कहा, बहुत पिछले 2-3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही थी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, और श्रीनगर में भी अगर आप इस मौसम की बात करें तो दूसरी भारी बर्फबारी। हालांकि मौसम विभाग का माने तो काफी ऑरेंज और येलो अलर्ट और इससे ज्यादा बर्फबारी की प्रेडिक्शन थी, फोरकास्ट थी, लेकिन कम हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें और खासकर जो पर्यटन स्थल है गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, वहां तकरीबन खासकर गुलमर्ग और सोनमर्ग में 2 फीट के आसपास फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। तो जब बर्फ पड़ती है घाटी में विंटर्स में तो सही जो है एडवर्टीजमेंट जाती है, प्रमोशन होता है कश्मीर के विंटर टूरिज्म का, और वही देखते हुए लाखों की, हजारों की संख्या में जो पर्यटक इस वक्त कश्मीर में आए हैं। कई लोग नया साल मनाने आए थे और उसके बाद जो है यहाँ छुट्टियां बिता रहे हैं। तो नजारे बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। इस वक्त मैं भी एक सेब के बाग में हूँ, आपको दिखा देते हैं कि बिल्कुल एक बर्फ की जो सफेद चादर है वो बिछी हुई है, और यही नजारे पूरे कश्मीर में आज आपको मिलेंगे। पहले पहले जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, उसके बाद मैदानों में भी हुई, और मैदानी इलाके जिसमें श्रीनगर भी शामिल है इस वक्त सफेद खूबसूरत चादर में जो है लिपटा हुआ है। मीर, आपके पीछे काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से बर्फ काफी ज्यादा गिर रही है श्रीनगर में, तो आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप बर्फ की बात करें तो श्रीनगर में भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। अभी जो लेटेस्ट स्पेल हुआ है उसमें 3 से 4 इंच फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। तो उसके बाद अब थोड़ी धूप भी खिली है, और जब धूप खिलती है बर्फ के बाद तो बहुत खूबसूरत समा हो जाता है, क्योंकि लाइट बहुत साफ रहती है और बर्फ से जो सूरज से किरणों से बर्फ दमक जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही नजारे आपको श्रीनगर में मिलेंगे, और पहाड़ों पे भी बर्फ है। लेकिन यहाँ के अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो बर्फ के साथ दिक्कतें भी आती हैं। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बिजली का तो कुछ संकट था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिजली की सप्लाई थोड़ी बेहतर हुई है। उसके साथ साथ अब जो डर यह है कि इसके बाद जब आसमान साफ होगा, माइनस टेम्परेचर होंगे, तो फिर एक बार जो है घाटी जम जाएगी, फिर एक बार श्रीनगर में पानी की समस्या हो जाएगी, और सुबह सवेरे जो है फिसलन बढ़ जाती है, गाड़ियों का चलना जो है मुश्किल है। तो ये सब चीजें जो है अब आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि बर्फ की वजह से, जिसको आप ब्लैक आइस कहेंगे या एक फिसलन वाली जो आइस है, वो पूरी सड़कों पे, गलियों में आपको दिखेगी। तो तभी प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जाती है कि लोगों को सतर्क और खासकर सुबह सवेरे जो निकलते हैं उनको फिसलन से बचने के लिए जो है एडवाइजरी दी गई है। तो ये सारी चीजें जरूर हैं, लेकिन कश्मीर हमेशा की तरह जो है बर्फ पे काफी ज्यादा निर्भर है। चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे जो रिचार्ज ग्लेशियर होते हैं, इस वक्त बर्फ जम जाती है जनवरी में जो होती है, और वही पानी पिघल के जो है गर्मियों में कश्मीर की पानी की जरूरतें पूरी करता है, जम्मू कश्मीर की। तो काफी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है बर्फबारी होना, अच्छी बर्फबारी होना। और इस साल ऐसा लग रहा है कि जो स्पेल्स आ रही हैं बर्फ की, तो वो जो पानी की जरूरत है पूरी होने वाली है। तो कई तरीके से बर्फ वरदान है जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर कश्मीर के लिए,
और इस बार एक के बाद एक जो है छपर फाड़ बर्फ के स्पेल हो रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी तेज हो रही है तो मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई। अब एयरपोर्ट पर उड़ानों के ऊपर इसका ज्यादा असर देखा गया है। हालांकि AQI में कुछ हद तक कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी, और चलिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि मौसम का क्या हाल है। मौसम की वजह से टेम्परेचर जो है लगातार डिप होता जा रहा है, उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है बिल्कुल शून्य हो गई है। और चलिए दिल्ली की तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का हालचाल जानने के लिए हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कितनी ठंड लग रही है? देखिए, ठंड इतनी लग रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि ठंड कल ज्यादा थी या आज ज्यादा है। टेम्परेचर, हालांकि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 9 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आज 7 तारीख हो गई है, 9 से 10 तारीख के बीच में टेम्परेचर 5 डिग्री तक जा सकता है। 5 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर मिनिमम होगा तो आप समझिए हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। 11 और 12 में हल्की बारिश का अनुमान है, मतलब आने वाले कुछ और दिनों में ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में मौजूद हूँ, और देखिए कैसे चाय और समोसे की दुकान पर इस वक्त जबरदस्त भीड़ है, क्योंकि चाय ही है जो आपको खुले आसमान की जगह अगर आप खड़े हैं तो आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। और जब चाय पीने आए हैं तो भरा सर्दियों में आप समोसे ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। हाथ में चाय तो ले लीजिए मनीष, हाथ में चाय होनी चाहिए आपके। समोसे मिलते हैं, इलाहाबाद के मटर के साथ मिलते हैं। अब चाय आपके साथ पियेंगे। फिलहाल हालात ये है कि जो लोग हैं वो भी जो बाहर निकले हैं उन्हें राहत सिर्फ चाय से ही मिल रही है, और आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। मिनिमम टेम्परेचर जो आज का था वो 9 डिग्री के आसपास था, लेकिन 9 तारीख के आसपास ये मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास जाएगा। तब तस्वीरें थोड़ी और परेशान करने वाली होंगी। फ्लाइट्स का हाल हम देख रहे हैं, ट्रेन का हम हाल देख रहे हैं। जो अच्छी अच्छी ट्रेन, तेजस है, बाकी ट्रेनें भी हैं, वो भी 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ऐसे में डॉक्टर्स भी लगातार बोल रहे हैं कि अगर आपको बहुत जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना अच्छे से ख्याल रखें, अपने कान को अच्छे से ढक कर रखें। यानी कि मनीष, अभी और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है, पारा अभी और बढ़ेगा। सावधानी हम सभी को बरतनी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आपको दिखाते हैं 7 समंदर पार अमेरिका का हाल, जहां सोमवार को इस सीजन की सबसे भीषण बर्फबारी हुई है। वॉशिंगटन डीसी में 5 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं अमेरिका के करीब 7 राज्य बर्फीले तूफान की चपेट में भी है। यह तूफान के बीते 1 दशक का सबसे खतरनाक तूफान बन सकता है। अमेरिकी सरकार ने यहां इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी है। 7 समंदर पार अमेरिका इस सर्दी की सबसे बड़ी बर्फबारी झेल रहा है। वॉशिंगटन डीसी में हो रही भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया है। इस बर्फबारी ने यूएस प्रेसिडेंट की रिहाइश व्हाइट हाउस की सफेदी को और भी सफेद कर दिया। पूरी इमारत सफेदी में समा सी गई। लोग इस बर्फबारी का मौज मस्ती से स्वागत करते नजर आए। सोमवार सुबह 8 बजे तक वॉशिंगटन डीसी में 5 इंच बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि आसपास के इलाके मैरीलैंड और वर्जीनिया में 8 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। इसके बाद भी दिन भर आसमान से बर्फ की बरसात होती रही। इस बीच अमेरिका में 10 साल बाद सबसे बर्फीले तूफान ने दस्तक दी है। इस तूफान का नाम ब्लेयर है और उत्तरी ध्रुव से उठने वाली ठंडी हवाओं की वजह से अमेरिका में ये बर्फीला तूफान आया है। तूफान की वजह से बाइडेन सरकार ने 7 राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की हुई है। वहीं अमेरिकी मौसम विभाग करीब 6 करोड़ लोगों को सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी कर चुका है। ये तूफान बीते 1 दशक का सबसे खतरनाक तूफान बन सकता है। अमेरिकी मौसम सेवा ने केंटकी, कैंसास, मिसौरी, मैरीलैंड, मध्य इलिनोइस, वर्जीनिया और इंडियाना समेत कई प्रांतों के लिए चेतावनी जारी की है। बर्फबारी, सर्द हवा और लगातार गिरते तापमान के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तूफान को देखते हुए शिकागो से न्यूयॉर्क और सेंट लुइस जाने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। केंटकी राज्य के कुछ इलाकों में 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी होने से नया रिकॉर्ड बना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये बर्फबारी अमेरिका के लिए 2011 के बाद से सबसे ठंडी जनवरी ला सकती है। तापमान कुछ जगहों पर 0 से 18 डिग्री तक गिर सकता है। रविवार को शिकागो का तापमान -7 से 10 डिग्री सेल्सियस रहा। कनाडा बॉर्डर के पास मिनेसोटा के इंटरनेशनल फॉल्स में तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार देश के 2/3 पूर्वी हिस्से में खतरनाक हाड़ कपा देने वाली ठंड होगी और सर्द हवाएं भी चलेंगी। जाहिर है अमेरिकियों के लिए जनवरी का ये महीना इम्तिहान लेने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, बर्फबारी की तस्वीरें तो आपने देख ली, बाकी खबरें भी आपको दिखा देते हैं। अब बात करते हैं स्पेन से आई एक लड़की की जो भारत में अपनों को तलाश रही है। स्पेन में पली बड़ी स्नेहा भुवनेश्वर में अपनी जड़ों को तलाश रही है। नन्ही सी उम्र में ही उसे स्पेन की महिला ने गोद ले लिया था। अब वो बच्ची बड़ी होकर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की खोज में निकली है। ये तलाश अभी खत्म नहीं हुई और इसमें अभी लंबा वक्त लग सकता है। भुवनेश्वर की पुलिस भी स्नेहा को उसके अपनों से मिलाने में पूरी मदद कर रही है। स्पेन से भारत आई स्नेहा को तलाश है अपनों की और साथ ही तलाश अपनी जड़ों की। स्नेहा जब 6 साल की थी तो उन्हें स्पेनिश महिला जेमा विडाल पिनाट ने उनके छोटे भाई और उनको गोद ले लिया था। अब स्नेहा 21 साल की हो चुकी हैं और वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को तलाशने भुवनेश्वर आई हैं। उन्हें गोद लेने वाली मां भी इस तलाश में स्नेहा की मदद कर रही हैं। I'm here for the purpose to about know something about my biological family, but now I'm in the investigation and we have nothing clear where they are. So first, try to find them, and then become the second. It takes a long time. Focus and being prepared because it's really complicated. When it's a lot of people, because a lot of work, so they are doing the best. So I'm being patient. So now you came here, yeah, because my daughter wanted to know about his roots and his originals, and also the possibility to meet with his biological parents, the mother and father, and also the elder sister and son, because she has brother. She has 2 siblings here also, elders. स्नेहा की इस कोशिश में भुवनेश्वर की पुलिस भी पूरी मदद कर रही है। अब तक की तलाश में स्नेहा को अपने माता पिता के नाम तो पता चल चुके हैं। स्पेन में स्नेहा को अपने स्पेनिश माँ बाप से भरपूर प्यार भी मिल रहा है, लेकिन भारत आकर वो अपनी उस पहचान को तलाशना चाहती हैं जो कुदरत ने उन्हें दी है। भुवनेश्वर से अजय कुमार नाच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें दिखाते रहते हैं और आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। देखिए, एआई की जब हम बात करते हैं तो हमारी, आपकी, हम सबकी जिंदगियों को ये प्रभावित करता है किसी ना किसी सेंस में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये रोबोट जो है अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को, हर मुश्किल को बड़ी आसानी से पार कर सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पहियों पर चलने के साथ साथ उड़ भी सकता है। खास बात देखने वाली यह है कि रास्ते में आई बाधा को पहचान कर ये खुद तय कर लेता है कि इस बाधा को पार कैसे करना है, कहां पहियों पर चलना है, कहां उड़कर पहुंचना है। ये सब कुछ ये रोबोट खुद ही तय कर सकता है। इसे बनाने वाले इंजीनियर्स ने कई जानवरों की हरकतों से प्रेरणा लेकर इसको डिजाइन किया है। अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा है, लेकिन अभी भी इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, स्पेस की बात कर रहे हैं तो अंतरिक्ष की दुनिया में लिए चलते हैं। इसरो ने एक और कामयाबी हासिल की है। इसरो ने अंतरिक्ष में बीजों को अंकुरित कर लिया है। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से हाल ही में लॉन्च किए गए पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल में इस प्रयोग को अंजाम दिया गया। इस प्रयोग के लिए लोबिया को चुना गया था। अब लोबिया के बीज तेजी से अंकुरित होते हैं, इसीलिए इस प्रयोग के लिए लोबिया को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया गया था। इस सक्सेस की एक तस्वीर जो है, इस कामयाबी की एक तस्वीर इसरो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। उस सेगमेंट का इंतजार जिसका हम सबको रहता है, मुझे तो बहुत बेसब्री से रहता है। एक बार बैकग्राउंड में नजर डालिए, बहुत सारी खाने पीने की चीजें आपको मिल जाएंगी। वक्त है खाने पीने वाले सेगमेंट का। आज की स्पेशल स्टोरी आपको दिखाते हैं।
और लंच टाइम में वक्त हो गया है अब जायके का। आज हम आपको बनारस की ठंडाई का स्वाद चखाएंगे। ये ठंडाई पारंपरिक और धार्मिक शहर काशी में सर्व की जा रही है, वो भी सालों से की जा रही है। वैसे तो यहाँ ठंडाई बनाने की कई दुकानें हैं, लेकिन एक छोटी सी दुकान यहाँ बेहद खास है। पिछले 116 साल से ठंडाई का एक से बढ़कर एक नेचुरल फ्लेवर्स सर्व कर रही है ये दुकान। भोलेनाथ की नगरी काशी, ये प्राचीन शहर अपनी संस्कृति, खान पान से देसी विदेशी सैलानियों को अपना मुरीद बनाता रहा है। ऐसे में यहाँ बनाई जाने वाली ठंडाई किसी के लिए भोलेनाथ का प्रसाद तो किसी के लिए ठंडक लेने का जरिया भी रही है। इसी टेस्ट को कई फ्लेवर्स में परोस रही है यहाँ की एक छोटी सी दुकान, जो करीब 116 साल पुरानी है। ठठेरी बाजार मोहल्ले के मोती कटरा में अंग्रेजों के जमाने की इस दुकान को पाठक जी ठंडाई वाले तीसरी पीढ़ी के रूप में चला रहे हैं। जिस तरह से पंजाब में लस्सी और छाछ का महत्व है, तो वैसा ही स्थान बनारसी ठंडई का है। और बनारसी ठंडई का स्वाद लेने के लिए हम आप पहुंचे हैं बनारस के इस ठठेरी बाजार इलाके के मोती कटरा में, जहां पर 116 साल पुरानी दुकान है, जिसकी शुरुआत अब से तीन पीढ़ियों पहले स्वर्गीय बलराम पाठक ने किया था। तो वहीं स्वर्गीय शंभूनाथ पाठक दूसरी पीढ़ी थे और अब ये काम अपने परंपरा अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे। यूं तो बनारस की गलियों में ठंडाई कई जगह आपको बनती हुई मिलेगी, लेकिन जो स्वाद पाठक जी की ठंडाई में है वैसा कहीं और मिल नहीं सकता। मगर ऐसा क्या खास है यहाँ की ठंडाई में, चलिए जानते हैं। ये पूरी तरह से प्राकृतिक तौर पे बनाई जाती है या किसी तरह के प्रकृति, क्योंकि केमिकल की दुनिया तो ये 20, 25, 30 साल से आई है और हमारी दुकानें देश की आजादी के पहले से चल रही, इसलिए कोई केमिकल की जरूरत नहीं, क्योंकि पुश्तैनी कलाएं हैं ये। आज भी उसी सिलबट्टे पे काम हो रहा है, जो पहले होता रहा आज भी। और हम लोग भी बाहर जाते हैं ठंडे बनाने, वहाँ भी सिल लोड़िया लेके जाते हैं, सामने वाले को भी दिखाते हैं कि ये देसी है। ठंडाई के शौकीनों को कुछ न कुछ नया अनुभव करने का मौका मिलता रहे, इसलिए काशी की गलियों में बनी इस दुकान में खास तौर से ठंडाई के कुछ ऐसे फ्लेवर्स परोसे जाते हैं जिनके बारे में आप सुनकर ही कह उठेंगे, क्या ऐसे भी ठंडाई बनती है? मिट्टी की भी बना देते हैं, पार्ले-जी बिस्कुट हुआ उसकी भी हमने बनाया है, अदरक जीरा है, हरा चना अब आ जाएगा, अब उसकी भी बनेगी। हर वक्त कुछ न कुछ बदलते हैं। चॉकलेट भी बनाया है, वनीला पिस्ते की भी बनाते हैं, हर रोज एक बदल देते हैं स्वाद को। यही नहीं, ठंडाई मलाई की हो, बगैर मलाई की हो, अनार, सेब, अमरूद जैसे ऋतु फल और गुलाब समेत कई और फूलों का नेचुरल फ्लेवर हो, या अदरक जीरा और काढ़े की ठंडाई, ऐसे ही कुछ और प्राकृतिक स्वाद आपको इस ठंडाई में नजर आएंगे। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों है खास पाठक जी ठंडाई वाले की ये पुरानी दुकान, जो प्राकृतिक स्वाद और विश्वास के साथ बरसों से लोगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनी हुई है। इसका जो स्वाद गुलाब के फूल का और हर फ्लेवर बदलते रहते हैं, नेचुरल, हाँ, बनावटी नहीं। आज कौन से स्वाद की ठंडाई पी रहे हैं? आज तो ये जो है कि केसरिया है। प्रकार की भिन्न प्रकार की ठंडाई मिलती है यहाँ पे, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की, कोई केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं है, चमाचम चीज होती है, बहुत अच्छी। न जाने कितने बरस से पी रहे हैं, उसकी कोई मतलब वही नहीं है। लेकिन जैसे बनारस एक अलबेला शहर है, वैसे ही हमें यहाँ पे नाना प्रकार की ठंडियाँ रोज प्राप्त होती है और पी के उसको मन एकदम आनंदित हो जाता है। कभी फूलों की ठंडाई, कभी अदरक की ठंडाई, कभी अमरूद की ठंडाई, कभी मिट्टी की ठंडाई, कभी मगई पान की ठंडाई। दुकानें तो बनारस में बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पुरानी और न्यू यही है बनारस का ठंडाई का। और इन्हीं के परिवार के लोग से लोग सीख के और इनके परिवार के लोग ही चारों तरफ बनारस में फैले। काशी की परंपरा, यहाँ की संस्कृति की पहचान है ठंडाई।
ऐसे में ठटेरी बाजार मोहल्ले की ये पुरानी दुकान पिछले 3 पीढ़ियों से प्राकृतिक ठंडाई का अनूठा स्वाद लोगों को परोस रही है, जो पूरे साल इस खास ठंडाई के तलबगारों से गुलजार रहती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां साधु संतों का अद्भुत मेला लगा है। प्रयाग के कोने कोने में साधुओं की मंडली लगी है। महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कोई योगी है तो कोई हठ योगी है। तरह तरह के आभूषण, तरह तरह के वेशभूषा, इन सब के बीच में कुछ बाबा अपनी खास पहचान के चलते संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ऐसे ही है एक एम्बेसडर बाबा जो कार में सोते हैं, कार में चलते हैं, कार में रहते हैं। और इस बार केवल बाबा ही नहीं, सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र नागा साधु भी हैं। नागा साधुओं की अनोखी दुनिया देखने के लिए यहां पर मिल रही है। संगम नगरी प्रयागराज दुनिया की सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ के लिए तैयार है। इस पावन अवसर पर देश दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। एक ओर कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों की पेशवाई जारी है तो दूसरी ओर संगम तट पर जुट रहे कुछ अनोखे बाबा लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं एम्बेसडर बाबा, जो इंदौर से महाकुंभ में पधारे हैं। इन्होंने घर परिवार छोड़कर संन्यास का रास्ता तो अपना लिया, लेकिन इस सफर में वो दान में मिले इस एम्बेसडर कार को नहीं छोड़ पाए। बाबा के लिए यही एम्बेसडर कार आज उनका वाहन है, घर है और हमराही भी है। गाँव के भी अलग अलग रंग हैं। हम इस वक्त महाकुंभ में हैं और महाकुंभ में हमारे साथ जो बाबा हैं, जो महंत हैं, उनका नाम है नागा बाबा महंत राजगिरी जी। छोटी सी कुटिया है, इंदौर से आते हैं, लेकिन बाबा की पहचान एक नागा बाबा की तो है ही है, जूना अखाड़े से जुड़े हैं, लेकिन इनके साथ एक कार, एम्बेसडर कार है। और ये एम्बेसडर कार भगवा रंग में रंगी हुई, और इसमें आपको जब हम दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि आखिर बाबा ने इस एम्बेसडर कार को इतने समय से अपने साथ क्यों जोड़ रखा है। तो पहले तो महाराज जी स्वागत है। ये बताइए आपकी ऐसी जिंदगी कैसे है? आप एक तो कार अपनी रखी है आपने, कार से आप चलते हैं, लेकर के आए हैं, क्या है ये कार? ये कार भी हमारे को लेकर के चल रही है। तो समझ लीजिए कि एक मेरा घर भी है, एक माता पिता भी है। जहाँ पर भी अड़े भिड़े के कोई धूप परेशानी में भी मेरे को साथ दे रही है। तो इसको भी कोई परेशानी होता है गाड़ी को तो मैं भी रिपेयर करके रखता हूँ, नहीं कि मैं छोड़ देता हूँ गाड़ी को कि चलो खराब है इस जगह में पड़े रहो, हम जा रहे हैं गाड़ी ट्रेन से। हम जब तक ठीक नहीं हो जाता, जब अच्छा नहीं हो जाती है, जब तक मैं वहाँ से भी मैं नहीं चलता हूँ। 30, 35, 40 साल हो गया मेरे को गाड़ी के रखते हुए। तो ये गाड़ी आपने आप गाड़ी वाले बाबा, टार्जन बाबा भी लोग आपको कहते हैं, क्यों? पता नहीं क्यों लोग ऐसे टार्जन बाबा कहने लगे मेरे को। तो मैंने बोला ठीक है, बाकी तो मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है। आपका खुशी, आप खुद से कुछ भी कह सकते हैं, खुशी से, प्रेम से आप कुछ भी कहे, मेरे को मंजूर है। आप लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गाली तो नहीं दे रहे हैं मेरे को। लेकिन महाराज जी ये गाड़ी आपने कब से अपने पास रखी हुई है? और 35 साल हो गया मेरे पास गाड़ी है। बहुत समय हो गया गाड़ी को। सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए? अपने इस्तेमाल के, कोई ड्राइवर भी नहीं चलाता है इसको। 2-3 बार हमारे नहीं रहने पर आश्रम से गाड़ी लोग लेकर जाना चाहा, पर नहीं गाड़ी गई। कभी गेयर फंस जाता, कभी स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। आप ही चलाते? आप ही चलाते हैं खुद। इसकी बंदरिया वही नचावे हैं। अब वो जाने, भगवान जाने, पर कहने वो कुल विशेषता मेरे को यही है कि मेरे से ही गाड़ी चलती, दूसरा कोई चलाए तो नुकसान कर देती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, आगे नहीं चलने का इसका नाम होता है। ये मैंने देखा है बहुत बार। मैंने कई बार गाड़ी को मैं छोड़ के गया आश्रम से, कहीं ट्रेन बस से, तो लोग चाहे कि इसको नर्मदा जी, ओमकारेश्वर लेकर चला जाऊं, धारा चले जाऊं, पर ये नहीं गाड़ी गई, आश्रम से बाहर ही नहीं निकली गाड़ी। लोग कोशिश बहुत। और क्या खासियत है? और क्या खासियत? बस खासियत चल रही है पुरानी गाड़ी, खासियत है, चल रही है। जो चीज पुरानी खासियत खाती है। अब माँ बाप कहते नहीं कि 100 साल को हो गए उसका पिताजी, 150 साल का हो गए उसका पिताजी, बहुत पुराने हो गए, चल रहे, पुराने घी दूध खाए हुए है, तो पुराने चल रही है, तो पुराने मतलब चल रही है, एक खासियत है इसका। एम्बेसडर बाबा ने महाकुंभ में अपनी कुटिया बना ली है और बाबा के तंबू के पास ही भगवा रंग में रंगी ये पुरानी एम्बेसडर कार खड़ी रहती है। बाबा जहां भी जाते हैं ये कार उनके साथ हमेशा होती है। महंत राजगिरी और इस एम्बेसडर कार का साथ करीब 4 दशक पुराना है, जो अब एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं।
परिवार आपने नहीं बनाया, लेकिन गाड़ी तो आपका परिवार जैसा, इतना मोह है आपको गाड़ी। फिर ये परिवार मोह के जैसे मेरे को लेकर के चलना, परिवार में होता तो परिवार मेरे को संभालता तो वो मेरे के लिए मोह होता। अब मैं साधु हूँ, मेरे को ये लेकर के चल, मेरे से इससे मोह है। आपका मशीन है, आपका बोल रहे हो कि मशीन से कोई मोह नहीं, मोह है। मोह हर एक चीज से है, कोई बगैर मोह का नहीं ऐसा है कि जो कि नहीं मोह है, सबके पास में मोह है। आपको अपनी इस गाड़ी से मोह है, प्यार है, प्रेम है। कार के प्रति बाबा का लगाव उसकी साज सज्जा से भी दिखाई देता है। गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स पर सुंदर आंखों की कारीगरी की गई है। गर्मी के महीने में कार को ठंडा रखने के लिए बाबा ने जुगाड़ का एसी सिस्टम भी तैयार कर रखा है। एम्बेसडर नहीं, ये बाबा का चलता फिरता पलंग है। यहाँ सोने के लिए बाबा ने गाड़ी की छत को मचान का रूप दे दिया है। जब एक कार एम्बेसडर बाबा के इतने काम आए तो उससे लगाव फिर क्यों न हो। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। देश से विदेशों से संत यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं यहां पर नागा साधु। नागा साधुओं की अपनी अनोखी दुनिया होती है। तन में भभूत लगाए तपस्या में लीन नागा साधुओं के संन्यास ग्रहण की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है। चलिए नागा साधुओं के बारे में आपको बताते हैं, साथ ही आपको जंगम साधुओं से भी परिचय करवाते हैं। महाकुंभ के शुभारंभ में महज 5 दिन का वक्त बचा है। साधु संतों के साथ साथ नागा साधुओं का आगमन भी शुरू हो गया है। नागा सन्यासी न केवल अपनी तपस्या के लिए जाने जाते हैं, बल्कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तब ये नागा साधु धर्म रक्षा के लिए भी आगे आए हैं। ये वो साधु हैं जो सनातन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। चांद सितारे हमारे धरती पे आ गए हैं। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से संबंधित होते हैं। वस्त्र और मोह माया त्याग कर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन होती है। जो लोग नागा बनाए जाते हैं उन्हें खुले आसमान में दीक्षा दी जाती है। फिर उनका मुंडन संस्कार होता है। 5 गुरु इनको अलग अलग दीक्षा देते हैं। कान में मंत्र फूके जाते हैं। उसके बाद उनसे उनके परिवार और उनके खुद का पिंडदान करवाया जाता है। तब जाकर वो नागा साधु बनते हैं। उसके बाद गंगा साक्षी होती है, पिंडदान कराई जाती है। पिंड 16 का उनके परिवारों को कराई जाती है और 17 में जो पिंडदान कराया जाता है वो उसका सुताई का, यानी कि तेरे पिछले भी जो छोड़ के आया वो भी तेरे लिए मरे हुए, कोई जरूरत नहीं किसी की, और अपना भी स्वयं कर दिया, तो यानी तू भी जगत के लिए मर गया। समझे मेरी बात। उसके बाद मरे हुए को आचार्य लोग द्वारा से उसको ब्राह्मण रूप देके तब उसको सन्यासी बनाते हैं। और जब धर्म विवाह के नीचे पहुंचता है, जब उसके झटका लगता है, तब वो नागा कहलाया जाता है। इन नागाओं में महिला नागा संत भी होती हैं। उनको भी दीक्षा दिलाई जाती है, लेकिन महिला होने के नाते ये प्रक्रिया बहुत गुप्त रखी जाती है। इन महिला नागा साधुओं को ब्रह्म गाथी दिया जाता है, जो सिले हुए कपड़े नहीं पहनती हैं। इन्हें माई कहा जाता है। वो प्रॉपर दीक्षा होती है, पिंडदान होता है, आपको बाल देने होते हैं, सारे संस्कार वही होते हैं जो पुरुष के लिए। यहाँ पर कुछ भी कोई अंतर नहीं। सिले कपड़े नहीं, हाँ, सिले कपड़े नहीं पहने जाते हैं, हमारे यहाँ निषेध है। भगवा कपड़े पहने जाते हैं, या निर्भर करता है कि आप किस परिपाटी से आ रहे हैं, लेकिन एक विशेष रंग को ही हम जो है वो चूज करते हैं और उसके बाद उसी में रहते हैं। इस महाकुंभ में नागा सन्यासियों का आना इसको और भी रहस्यमय और अद्वितीय बनाता है। कहते हैं इनके शरीर में लगा भस्म इन्हें सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होने देती। ये नागा साधु अखाड़ों में सबसे आगे चलते हैं। इन्हें भगवान भोलेनाथ का रूप भी माना जाता है। आवाहन, चूना, अटल, निरंजनी, महानिर्वाणी अखाड़ों में नागा संप्रदाय है। प्रयागराज में जो नागा सन्यासी बनते हैं उनको राज राजेश्वरी नागा कहा जाता है। उज्जैन में नागा बनने की शिक्षा दीक्षा लेने वाले खूनी नागा कहलाते हैं। हरिद्वार में नागा साधु बनने वाले बर्फानी नागा कहलाते हैं, जबकि नासिक के नागा सन्यासी खिचड़ी नागा बनते हैं।
नागा साधु वस्त्रहीन तो होते ही हैं, अपने शरीर पर भस्म, फूल, तिलक, रुद्राक्ष, चिमट, रोली, चंदन, डमरू, काजल, जटा, लोहे का छल्ला, अर्धचंद्र और त्रिशूल, तलवार, गदा जैसे शस्त्र धारण करते हैं। नागा साधु तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं। नागा साधु प्राचीन काल से धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहे हैं। ये साधु अधिकतर जंगलों, गुफाओं और पर्वतों में रहते हैं। नागा संत है, उनको ज्यादा अच्छा माना गया है। उनको विशेष रूप से भगवान शंकर का गण माना गया है, क्योंकि वो जीवन भर तपस्या करते हैं। देखिए, वो भस्मी लगाते हैं। संगम नगरी में एक अनोखे बाबाओं की टोली भी सबका ध्यान खींच रही है। इन्हें जंगम साधु कहा जाता है। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आए हैं। इनकी साज सज्जा इन्हें अन्य संतों से अलग बनाती है। सर पर नाग और मोर मुकुट, कानों में बड़ी बड़ी बालियां इनकी पहचान है। ये संत महाकुंभ में संतों के डेरों में जाकर शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनाते हैं और उनसे दान लेते हैं। खास बात यह है कि ये दान साधु महात्माओं के हाथ से नहीं लेते, बल्कि टल्ली यानी घंटी में लेते हैं। सनातन धर्म की जय मनाते हैं, हम प्रचार करते हैं और अपना टल्ली बजाते हैं। गृहस्थी होते जंगम, हाँ, पालन पोषण बच्चों गृहस्थ जीवन व्यस्त करते हैं। गृहस्थ जीवन होता है। तो पूरे इस महाकुंभ में आप लोग महाकुंभ में साधु समाजों के मठों में जाते हैं। सभी जगह जंगम साधुओं के पुरोहित होते हैं, हम उन्हीं का खाते हैं लेके। घंटी में ही दान लेते हैं। घंटी में ही दान लेते हैं। इन जंगम साधुओं को संतों का पुरोहित भी माना जाता है। ये उन्हीं से दान लेते हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा भी बहुत दिलचस्प है। शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, तो जब किसी का विवाह होता है तो आप ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, ठीक है। तो शिव जी का जो विवाह है वो रावण के पिताजी जो है विश्वेश्वर वो करा रहे थे, ठीक है। तो उनका जो वो भी दान नहीं ले सकते थे। तो उसके बाद पार्वती माता ने कहा मेरे दान कौन लेगा। तो शिव जी ने अपनी जांघों से फाड़ के जंगम साधु को, जंगम जोगी को जो है निकाल के और उनको अपना पुरोहित बनाया। इन साधुओं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पुरोहित माना जाता है। ये महाकुंभ क्षेत्र के हर अखाड़े में घूम घूम कर सनातन का संदेश भी देते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने आज अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। अरविंद केजरीवाल ने आज इसे लॉन्च किया। सुनिए ये कैंपेन सॉन्ग। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल, सामने वाले शोर मचाए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सीबीआई के भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है और इसकी मदद से अपराध पर लगाम लगाने में तेजी आएगी। इसकी शुरुआत इंटरपोल की तर्ज पर की गई है। भारत पोल के जरिए साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और इसी मदद से राज्यों की पुलिस किसी भी अपराधी से जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट हासिल कर सकेगी। साथ ही विदेशी सुरक्षा एजेंसियां भी किसी अपराधी से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय एजेंसियों से संपर्क कर सकेंगी।